नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो हम समझेंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है आपको साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है आपको, तो उसमें आपको आते हैं क्या, धर्म ग्रंथ आते हैं, ठीक है, महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, वेद आते हैं, ठीक है। आपको जैन ग्रंथ आते हैं, व्याकरण है, नाटक है, कविताएं हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। ये कौन सा है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं इसके बाद क्या होता है। तो पहला हो गया साहित्यिक स्रोत। दूसरा में क्या होता है, अभिलेखीय स्रोत। अभिलेख का मतलब जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में क्या है आपको, तो रिकॉर्ड में आपको है शिलालेख हो गए, ठीक है, ताम्रपत्र हो गए, स्तंभ लेख हो गए, गुफा लेख हो गए। ये जो हैं वो क्या है, आपको अभिलेख है, रिकॉर्ड है। यह बताता है क्या कि जो हमारे पूर्व में घटना घटित हुई है वह क्या क्या है, किस तरह का हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है कौन सा, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो पुरातात्विक का मतलब होता है खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है। तो खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे उपकरण हो गए, बर्तन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, भवनों के अवशेष हो गए, सिक्के हो गए, मिट्टी खिलौने आदि हो गए। किस में है, पुरातात्विक स्रोत में। इसके बाद आता है आपको विदेशियों का वर्णन। जैसे आज के दौर में भी विदेशी जो घूमते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते होंगे या कुछ लिखते हैं ऑलरेडी। तो उसमें आपको थे कौन कौन, तो यूनानी थे, चीनी थे, अरब के थे, फारसी जो यात्री थे फारस के वो भी थे, ठीक है। ये क्या किए थे, तो ये जो वृत्तांत हैं भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है मुद्राएं एवं सिक्के। जैसे हमारे आज का सिक्का 14 रुपया चलता है, तो पहले के ज़माने में भी लोग लेन देन करने के लिए क्या करते थे, सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या मिलता है आपको कि प्राचीन सिक्कों से राजाओं के नाम मिलते हैं आपको, उपाधि मिलता है, धर्म मिलता है, आर्थिक दशा मिलती है और व्यापार की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा समझते हैं, समझने वाली बात क्या है कि जो आपको साहित्यिक स्रोत हैं उसमें प्रमुख ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो प्रमुख ग्रंथ है, वो सबसे पहले आता है कौन सा, वेद, ठीक है, वेद है। वेद कितने हैं, 4 हैं। कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद आपको आते हैं उपनिषद। कौन, उपनिषद। उपनिषद में क्या है, ईश, केन, कठ, मुंडक और छांदोग्य। तो ये सब क्या है, उपनिषद के नाम हो गए। इसके बाद आता है आपको क्या है, रामायण है, रामायण है। तो जो रामायण है वो किन के द्वारा रचित है, वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास ने। थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है, ठीक है मित्र। इसके बाद आता है पुराण। पुराण में कौन कौन सा है, पुराण में विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और मत्स्य पुराण है, ठीक है। फिर आता है बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कौन कौन से है, तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अब आते हैं जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में कौन सा है, आगम, ठीक है। अब आता है आपको अर्थशास्त्र, कौटिल्य। कौटिल्य का ही जो नाम था क्या था, चाणक्य। वैसे कौटिल्य तो बहुत उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध हुए हैं वो नाम क्या है, चाणक्य, ठीक है।
अब आता है आपको मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस किनके द्वारा रचित किया गया था? तो विशाख दत्त द्वारा रचित है। फिर है मेघदूत, किनके द्वारा रचा गया था? कालिदास द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सिंगल वाला में। अब आते हैं इसमें जो कुछ विदेशी यात्री थे, ठीक है, उनके नाम हैं, ठीक है। तो उसमें आपको है क्या? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कहने का मतलब है आपको, अब समझते हैं जो कुछ विदेशी यात्री हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज कहाँ का निवासी थे? यूनान के। किसके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इनकी मुख्य रचना क्या है? इंडिका, ठीक है। देखिए इसमें मेगास्थनीज है, पूछ सकता है कि जो इसके लेखक इंडिका जो है उसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। आता है फाहियान। फाहियान है आपको, तो कहाँ का है? चीन का। किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था इसके बुक का? फुकुओकी, ठीक है। फिर आपको हेवेनसा, ठीक है, चीन था। इसमें है आपको हर्षवर्धन समय में आया था। क्या ना इसका कृति क्या था? शियू की। इसके बाद आपको है अलबरूनी, ठीक है। कहाँ का था? अरब का। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। क्या लिखा था? किताबुल हिंद, ठीक है। अब आता है आपको इब्न बतूता। ये भी कहाँ का था? अरब का था, ठीक है। किस सदी में आया था? 14वीं शताब्दी में। और इसका कृति क्या है, मतलब बुक क्या है? रिहला, ठीक है। अब समझते हैं प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है, कि आखिर ये है क्या। तो प्रागैतिहासिक जो काल है मित्र, समझने वाली है कि होता क्या, किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल का कोई लिखित जो है आपको एविडेंस, यानी जिस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का जो अध्ययन है मुख्यतः पुरातात्विक साधनों के आधार पर किया जाता है। मतलब कि इसमें भी आपको कहीं लिखित साक्ष्य नहीं है कि यह फलना घटना घटी है। इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, जिसको हम कार्बन डेटिंग प्रणाली कहते हैं, उसी के माध्यम से इसका कहीं ना कहीं ज्ञात किया गया है। तो आपको ज़्यादा नहीं समझना है, मोटा मोटी यही समझिए कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको विभाजित किया गया है। होता है ना, मैथ है तो मैथ में हो गया कि आपको कैलकुलस है, कैलकुलस है तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। उसी तरह से प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं किसमें? 3 कालखंडों में। कौन? पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल, और तीसरा कांस्य काल। पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर। ताम्र पाषाण का मतलब क्या होता है? तांबा भी और पत्थर भी। और कांस्य का अर्थ क्या होता है? कांसा जो बनता है टीन और तांबा मिलाकर। तो यह जो होता है आपको, इसमें क्या है? 3 भागों में बटा गया है। तो इसमें पाषाण काल का जो काल है, ध्यान दीजिएगा, याद करने वाला है, 1 नंबर पूछ देता है कि इसमें जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। तो उसका रेंज क्या है? तो उसका आपको रेंज है क्या कि लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें जो प्रमुख बिंदु आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इस काल के मनुष्य क्या थे? शिकार और संग्रह करता थे, ठीक है। दूसरा आता है आपको मध्य पाषाण काल। तो इसका कब से है? 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और तीसरा है आपको नवपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण में क्या आपको है कि इसका है आपको 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इसमें नवपाषाण में समझने वाली बात क्या है आपको कि इसमें जो कृषि की है शुरुआत यहीं से हुआ था, ठीक है। जो कृषि का शुरुआत हुआ था
इस किस में हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, इसके संबंध में जो आपको दिया हुआ है जो जगह है, इसमें आपको है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चिरांद आपको बिहार में पड़ता है, बुर्ज होम है। तो इस तरह से तीनों काल क्या है, 20 लाख से 10,000 तक क्या है आपको पूरा पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक क्या है आपको मध्य पाषाण काल, और 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक क्या है नवपाषाण काल। क्या क्या मुख्य चीज़ है? कृषि की शुरुआत और पशुपालन प्रारंभ। ठीक है, अब समझते हैं इसको थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल। तो 3,000 ईसा पूर्व तक लास्ट हो गया था, उसके बाद ही ना आएगा जी। तो उसके बाद क्या आता है दूसरा? ताम्रपाषाण काल। क्या आता है? ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या है, इसका काल क्या है पहले समझते हैं इसमें क्या है। तो तांबे के औजारों के साथ पत्थर के औजारों का भी उपयोग होता था, यानी कि तांबा के साथ साथ पत्थर का जो हथियार था उसका उपयोग होता था। कार्यकाल कितना इसका है? तो 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या क्या बना था? तो तांबे का सीमित उपयोग था, जैसे कि कुल्हाड़ी है, छुरा है। ठीक है, और ये जो स्थल इसका है आपको कहाँ का मिला है आपको? तो जब मलवा पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में है, आहार है राजस्थान में है, जुर्वे महाराष्ट्र में है, चिरांद कहाँ है? बिहार में है। तीसरा आपको है कौन सा? आपको तीसरा पड़ता है कांस। ठीक है, अब कांस में क्या है? तो कांस का मतलब क्या क्या बनता है? तो एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, कांसा क्या है? मिश्र धातु है। किसका मिला के बनता है? तांबा और टीन को। इसका कार्यकाल क्या है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो क्या है? वो है कांस काल। अब इसमें क्या है? तो कांस धातु का औजार का निर्माण इसमें होने लगा। ठीक है, फिर क्या था? कृषि, व्यापार, शिल्पकला का विकास। फिर क्या है? नगरों का विकास, यानी जैसे कि सिंधु सभ्यता हो गई। ठीक है, अब है आपको प्रमुख स्थल क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और धौलीबीरा। अब इसमें कुछ फैक्ट होते हैं, उसमें हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो इसमें है आपको मानव का विकास। तो मानव का जो विकास अब क्या कहता है कि वानर से मानव बनने की प्रक्रिया लाखों वर्ष में हुई। फिर है आपको आग की खोज। तो मानव जीवन में महत्वपूर्ण जो आया था टर्म क्या था? आग का खोज। फिर है कृषि खोज, जैसे कि मानव भटकता रहता था, लेकिन जब खेती करने लगा तो क्या हुआ? जो मानव सभ्यता का विकास का जो नींव था यहीं से रहा। लेखन कला, तो प्राचीन सभ्यताओं में विकसित हुई कौन सा? सिंधु लिपि। ठीक है, अब समझते इससे महत्व थोड़ा सा क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन से मानव के प्रारंभिक जीवन, उसकी संस्कृति, तकनीक और विकास को समझा जा सकता है। यह काल भारतीय सभ्यता के विकास की आधारशिला है। तो इस तरह से हम मोटा मोटी क्या किए हैं, इसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं डिटेल्स वाइज समझ लिए हैं। और यह एक परिचय था भारत का, जो भारतीय इतिहास के स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास का, और जो प्रागैतिहासिक काल का उसका इसमें समझाया गया आपको। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक आपसे यही अनुरोध रहेगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी प्रकार का सलाह हो, शिकायत हो, कोई मशवरा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक, ठीक है, बेहिचक आप बताइए। मैं इसमें बिल्कुल ही सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।